आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बिहार में बवाल है, वोटर लिस्ट पर सवाल है। वोटर लिस्ट पर रिवीजन के बाद परत दर परत घुसपैठियों के नाम तो सामने आ ही रहे हैं। कई फर्जी वोटर्स भी रिवीजन में साफ हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच ही तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की ओर से की जा रही जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है। ये पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। साथ ही तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हैं। उनका दावा यह है कि बीजेपी जानबूझकर मतदाता सूची में बदलाव करवा रही है ताकि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित किया जा सके। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के प्रेशर में काम कर रहा है और विपक्ष की बात को अनसुना कर दिया जा रहा है। लेकिन रोहिंग्या, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, ये सभी लोग आखिर कहां से आए, इनके नाम कहां से आए? ये रिवीजन होना कोई गलत नहीं है। अब विपक्ष को इससे परेशानी आखिर क्यों हो रही है? ये तो साफ साफ पता चल ही रहा है कि कई फर्जी वोटर्स जो कि वोटर लिस्ट का हिस्सा थे, अब उन्हें हटाया जा रहा है और इससे विपक्ष को नुकसान होने की आशंका है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। साथ ही साथ बात यह भी कि और किसके वोट बैंक पर यह खासतौर पर असर डालेगा, यानी कि ये जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, ये खासतौर पर कौन सी पार्टी या कौन से लोगों पर असर डालेगा। इस बार चुनाव में सभी सामने आ ही जाएगा। उससे पहले मॉनसूनी मौसम में सियासी गर्माहट भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी की घेराबंदी की, वोटर लिस्ट को साजिश बता दिया, यानी कि जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है इसे साजिश बता दिया। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में चल रही राजनीति को लेकर विपक्ष को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब भी दिया है। 2005 के बाद से बिहार में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, बीजेपी की, नीतीश कुमार जी की सरकार है। 11 साल से केंद्र मंत्री कौन है? केंद्र में गृह मंत्री कौन है? 11 साल से देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। तो ये गलती किसकी है फिर? यानी गलती तो इन्हीं एनडीए वालों की है। अगर किसी को अगर मिला भी है नागरिकता या वोटर लिस्ट में अगर नाम भी अगर जुड़ा है तो ये इनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है, नीतीश कुमार और मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार इनकी है, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। और ये जितने चुनाव जीत करके ये लोग गए, सरकार बनाए, तो यानी सब फर्जी है। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं? नेपाल की जहां तक बात है, आप जानते हैं बिहार का रोटी और बेटी का संबंध रहा है। 2025 से 30 में जो नीतीश कुमार जी ने, एनडीए ने संकल्प लिया है, उसमें एक एक हाउस होल्ड को चिन्हित करेंगे हम लोग और उस घर में पता लगाएंगे कि इस घर का जो नौजवान है, जो पलायन किया है या बाहर गया है, क्यों गया है। यदि उनको रोजगार देना है तो बिहार में उसकी स्थापना की जाएगी। मेरा काम, मैं बिहार का वित्त मंत्री हूं, मेरा काम है नीतीश कुमार जी को हम लोग सहयोग करते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में सुशासन है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। अब है क्या कि कुछ विरोधी को सिर्फ ये लगता है कहीं घटना घटी, घटना का कारण भी जानो। खेमका जी का हत्या हुआ, पूरे मीडिया ने हाय तौबा मचा दिया, लेकिन वो नहीं जानने का कारण नहीं पता करते हैं कि भाई 72 घंटे में पुलिस ने आइडेंटिफाई कर दिया। आइडेंटिफाई करने की बात हो रही है, लेकिन 24 घंटे में चौथा मर्डर भी हो गया है बिहार में। यह अभी का ताजा अपडेट है। इन सब के अलावा जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव आयोग ने पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की है। यदि वो बता रहे हैं कि यहां पर नेपाली, बांग्लादेशी हैं, तो ये बड़ी चिंता की बात है। क्या चुनाव आयोग ये स्वीकार कर रहा है कि जिस निर्वाचक नामावली से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बड़ी संख्या में बांग्लादेशी या फिर गैर कानूनी लोग शामिल थे? और क्या उन्होंने आगे कहा, आप खुद सुनिए। इलेक्शन कमीशन ने रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की है। अगर वो बता रहे हैं कि इसमें नेपाली, बांग्लादेशी हैं, तो ये बड़े चिंता की बात है, क्योंकि इसी इलेक्टोरल रोल से अभी 1-1.5 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। मोदी जी उसी इलेक्टोरल रोल से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है
कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहां पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं तो बिहार में तो भाजपा की नीतीश की ही सरकार है, ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी चिंता का बात है। सवाल बहुत से उठ रहे हैं। ये जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, घर घर जाकर डॉक्यूमेंट्स जो लिए जा रहे हैं, अब उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं कि अलग अलग देशों से जो आए हुए लोग हैं वो अवैध तरीके से यहां पर बसे हुए थे और अब जब कागजात मांगे जा रहे हैं, कागजात दिए नहीं जा रहे, तब जाकर ये खुलासा हो रहा है। सवाल फिर अब लोकसभा इलेक्शन को लेकर भी उठा दिया है, जैसा कि आपने सुना प्रशांत किशोर ने कहा। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं, अभी ताजा हालात पर हम बात करेंगे, साथ ही साथ इसमें क्रिमिनल जो घटनाएं हो रही हैं उनके आंकड़े जो लगातार बढ़ रहे हैं उन पर भी सवाल होगा। सैयद हसनुल हक मेरे साथ में जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राकेश पोद्दार जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। साथ ही उत्पल वल्लभ मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आरजेडी प्रवक्ता के तौर पर। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल राकेश पोद्दार जी आप ही से कर लेती हूं। ये जो प्रक्रिया अभी चल रही है, बार बार विपक्ष कह रहा है कि टाइम कम है, कैसे हो पाएगा, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिए, कोर्ट तक मामला पहुंच गया, प्रक्रिया चल तो रही है, लेकिन सवाल ये नुकसान किसे और फायदा किसे? और ये जो बाकी देशों से अवैध तरीके से आकर लोग यहां पर बस गए, ये तो बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। मतलब बहुत से ऐसे वोटर लिस्ट में नाम है जो अलग अलग गैर मुल्कों के हैं और अवैध तरीके से यहां पर रह रहे थे। रचना जी, आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार की जनता को कहना चाहता हूं कि आज से नहीं, जब से हमारी केंद्र में सरकार बनी, चाहे बिहार में हमारी सरकार है, मैं एक एक रिपोर्ट रचना जी आपके सामने रखूंगा। विपक्ष है, विपक्ष का मौलिक अधिकार है कि प्रश्न पूछना सत्ताधारी से, सत्ताधारी का अधिकार है कि अपने उनके प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। पहला नंबर, जब न्यायपालिका आप गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने जब याचिका दायर की इन लोगों ने विपक्ष को, तो न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। इन्होंने भरोसा नहीं रखा। 9 तारीख को किस प्रकार बिहार में अराजकता फैलाने का काम किया और आपने देखा किस तरह इनके सारे नेताओं ने आपस में उलझ गए। इनका मकसद है बिहार में गुमराह करना, इनका मकसद नहीं है कि बिहार को सुचारू रूप से करने का काम। अभी 25-24 तारीख से जून से जो SIR के द्वारा चुनाव आयोग रिपोर्ट पेश कर रहा है, 2 करोड़ फर्जी लोग पाए गए हैं, 2 करोड़। और मैं एक एक रिपोर्ट देना चाहता हूं, आज से नहीं, बहुत पुरानी बात मैं करना चाहता हूं। किशनगंज की बात करिए, 2022 और 24 में NIE और IB ने एक अपना रिपोर्ट पेश किया था और चुनाव आयोग से कहा कि यहाँ पे फर्जी वोटर हैं, तो राज्य पुलिस की जिम्मेदारी मिली और चुनाव आयोग की अभियान चलाया गया किशनगंज, ठाकुरगंज में। और 2023 के किशनगंज के SDM साहब ने आदेश दिया, लगभग हम लोगों ने 1500 वोटरों को पकड़ने का काम किया 2022-23 में। आज सीमांचल की बात हो रही है तो कटिहार भी उसमें आता है। 2021 और 23 में मनिहारी, बलरामपुर और अहमदाबाद प्रखंडों में डुप्लीकेट बोगस वोटर पाए गए हैं। 5000 से फर्जी वोटरों को पकड़ने का काम हम लोगों ने किया है और 12 व्यक्ति पे एफआईआर दर्ज है। बिहार पुलिस और चुनाव आयोग, IB और NIE के पास इनका रिपोर्ट है। मैं एकदम तथ्यों पे बात कर रहा हूं, बिना तथ्य से कोई ना बोले, तथ्य पे ही रहे। आज चुनाव आयोग कर रही है। फिर पूर्णिया में 2022-24 में अभियान चलाया NIE ने, IB ने रिपोर्ट दिया चुनाव आयोग को, तो दमदहा, वायसीयू और अमोर क्षेत्रों में छापेमारी की गई। मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, फर्जीवार दस्तावेज, सिंडिकेट चलता था वहां पे, उन्होंने पकड़ने का काम किया और लगभग 3000 प्लस नाम, संदिग्ध नाम हटाए गए और 11 जो सिंडिकेट थे, जो फर्जी काम करते थे, उनको पकड़ने का काम किया। अररिया की बात करें 23-24 की, तो फारबिसगंज, नरपतगंज में लगभग 5764 मतदाताओं का विवरण मेल नहीं खाता था। हम लोगों ने आज से नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस बात को आज रख रहे थे, हम लोगों ने शुरुआत से इन लोगों का पकड़ने का काम किया। और उसके बाद चलते हैं 2019 की बात, लोकसभा की चुनाव की बात कर रहे हैं, 24 तो छोड़िए, 19 की बात मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जनता सुन लीजिए। फुलवारी शरीफ में किस कौम का, किस समुदाय का तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले फुलवारी शरीफ में रहते हैं, लगभग 300 फर्जी वोटरों को पकड़ने का काम किया और उसमें ID उनका डुप्लीकेट था। वो भी जेल में कुछ लोग हैं
उसके बाद 23-24 की बात करें, जब सत्यापन की बात आई, डिजिटल की बात आई, तो फौरन 6, 7, 8 आधार लिंकिंग जो किया गया था, उसमें भी 2 या 3 ऐसे लोग थे, संदिग्ध लोग थे, जो फर्जी काम करते थे। हमेशा रिपोर्ट आया। और कांग्रेस आज, राष्ट्रीय जनता दल बड़ी बोल रही है रचना जी, बड़ा दुर्भाग्य लगता है। मैं बहुत पुरानी बात करना चाहता हूं बिहार की कांग्रेस की। जब सीपीआई सीपीएम थे तो कांग्रेस के एक बड़े नेता थे जिनका नाम कामदेव सिंह था, बेगूसराय का था। उनकी जिम्मेदारी दी गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा कि आप जाओ वहां पे फर्जी घोर धंधा स्टार्ट करो और वोटर जो फर्जी बनाना और बैलेट पेपर के द्वारा फर्जी वोट डालने का काम कामदेव सिंह प्रसाद के पास है। सारी रचना जी इनके सिस्टम बताते आपने बता दिया कि कब कब इस तरह के फर्जी वोटर्स को एक्सपोज किया गया, उन्हें सामने रखा गया और बीजेपी ये काम लंबे वक्त से कर रही है। ठीक है, लेकिन इन सब बातों के बीच में आपने कहा कि बिहार को सुचारू रूप से चलाने का हम काम कर रहे हैं और मैंने शुरुआत में ही कहा था 24 घंटे में चौथा मर्डर की खबर बिहार से सामने आ गई है और पिछले जो मर्डर की घटनाएं, आपराधिक घटनाएं बिहार में चल रहा है, उसके बाद आपने ये कैसे कह दिया कि सुचारू रूप से चल रहा है। खैर, उस पर आगे मुझे लगता है विपक्षी दल के नेताओं को बोलने का मौका देना चाहिए और जो लिस्ट को लेकर आप अपना तर्क रख रहे हैं उस पर क्या कुछ कहना है उत्पल बल्लभ जी का। उत्पल जी, यहां जो अभी तक वेरिफिकेशन हुआ है, जो अभी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, उसमें ऐसे जैसा कि अभी दावा किया जा रहा है राकेश पोद्दार जी की तरफ से कि करीब 2 करोड़ लोग ऐसे सामने आ गए हैं जो अवैध तरीके से वोटर लिस्ट का हिस्सा थे। अब आपको क्या लग रहा है, ये अवैध तरीके से वोटर लिस्ट में जुड़े कैसे, ये अवैध तरीके से बिहार में रह कैसे रहे हैं? और अगर ये वेरिफिकेशन हो रहा है, ये काटछांट हो रही है, मतलब अगर वोटर लिस्ट साफ की जा रही है, तो इससे ऐतराज आपको क्यों? को ये खिला रहे थे, आप पोद्दार जी भी अपने मुंह पे पाउडर को करखा को पाउडर समझ के लगा रहे हैं। अपने मुंह पे अपने हाथ से करखा को पाउडर समझ के लगा रहे हैं। इसे कह रहे हैं फर्जी वोटर सिंडिकेट चल रहे हैं। अररिया में, फारबिसगंज में, ठाकुरगंज में, किशनगंज में, फुलवारी शरीफ में और 5,000 ऐसे उत्पल जी, आपको ऑडियो मुझे ठीक तरीके से नहीं आ रहा है, आप ऑडियोबल नहीं है। इसे रिकनेक्ट कराने की कोशिश करते हैं, मे भी कोई नेटवर्क इशू है आपकी साइड से, उसे हम रिकनेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक ये सवाल मैं सैयद हसनुल हक जी से पूछ लेती हूं कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है। एक तरफ तो चुनाव सर पर हैं, चुनावी तैयारियां चल रही हैं, शासन प्रशासन हर कोई तैयारियों में जुटा हुआ है, ऊपर से जो वेरिफिकेशन का काम है ये चल रहा है, आपराधिक घटनाएं भी साइड बाय साइड चल रही हैं। ऐसे कैसे होगा बिहार में चुनाव? रचना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में एकाएक एक तुगलकी फरमान नाफिज कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है कि यहां फर्जी वोटर्स हैं और बिहार के अंदर फर्जी वोटर्स है। मैं जिस जगह का रहने वाला हूं मधुबनी से, तो मधुबनी में 2 लोकसभा क्षेत्र है। एक झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र जिसमें मैं रहने वाला हूं, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र का, जयनगर का रहने वाला हूं मैं। दूसरा मधुबनी जिला, मधुबनी की एक सीट है लोकसभा क्षेत्र। यहां दोनों जगहों पे, दोनों सीटों पे मोदी जी की एनडीए आती है और जीत के जाती है। और ये जो कह रहे हैं कि फर्जी वोटर्स हैं बिहार के अंदर, फर्जी वोटर्स है बिहार के अंदर, ये इल्जामात आयद कर रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल पे लगाते हैं कि फर्जी वोटर हैं, ये हैं वो हैं। तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मेरे पड़ोस में, जहां मैं रहता हूं शहीद चौक पे, उसके पड़ोस में है कमला नदी का तट है, उस पर रहते हैं हमारे जो है हजाम समाज के जो लोग होते हैं, नाई समाज के लोग होते हैं, और पास में ही हमारे पासवान मोहल्ला है। उसमें लोगों के पास बहुत से 70% ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनका जो बाहर से आके पलायन होकर रहे हैं, मधुबनी से, दरभंगा से, आसपास के लोग हैं। मैं नाम भी कुछ लोगों का बता दूंगा। और बार बार इससे मांग होती है और हम लोग मांग करते हैं कि उन लोगों का एक मकान दिया जाए, उनको घर रहने के लिए दिया जाए। उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है मैं बताऊं आपके पास, उनके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीजें हैं। वो कैसे करेंगे साबित कि भाई हम जो है यहीं के हैं,
उनके पास पासपोर्ट भी नहीं है, गरीब तबके के लोग हैं। ये जो तुगलकी फरमान आया है मोदी जी का और चुनाव आयोग का, ये तब नहीं सूझा कि जब 2024 में चुनाव हो रहे थे बिहार के अंदर, पूरे भारत के अंदर 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, तब ये नहीं दिखाई दिया। खूब वोट बटोर के लेके गए और आज 1 महीने के अंदर आप कहते हैं कि भाई ये करो वो करो और ये आईडी लेके आओ, 11 चीजों में ये आईडी लेके आओ। अरे बड़े विडंबना वाली बातें हैं कि बिहार के मैक्सिमम लोग, आपको पता है, न ईद है अभी, न छठ है, न दिवाली है, न कोई ऐसी पर्व त्योहार है। अभी बोलबम का सावन का मौसम चल रहा है, लोग अपने अपने जगह से जहां जहां होता है सावन का पर्व मनाते हैं, हमारे हिंदू भाई और लोग हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कोई ऐसी नहीं है जो लोग बाहर बैठे हुए हैं। मेरे घर पे मैं एक सामाजिक कार्य करता हूं, लोग रोज बैठे हुए कि भैया फोन करके केना करिए यो भैया, हमको फोन करके बिहारी मैथिली में बोलते हैं, भैया ई पेपर हमारा पास नहीं चाहिए, ई पेपर नहीं चाहिए हमारा पास, केना करिए काम। सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं मेरे पास। अब क्या किया जाए उसमें, उन लोगों को कैसे परेशान है। जो लोग आते हैं बीएलओ जो लोग आते हैं वो गालियां बक रहे हैं लिटरली, क्या रे मुझे जो है कोलू के बैल की तरह खटवाया जा रहा है। और बिहार के अंदर देखिए, ये कहते हैं कि सुशासन की सरकार है हमारी, डबल इंजन की, फेल है सुशासन की सरकार। जयनगर के नहीं, पूरे बिहार के अंदर थाना के 100 मीटर के 200 मीटर के अंदर जो है मर्डर हो जाता है, आपराधिक घटना हो जाती है। 24 घंटे के अंदर 4 मर्डर हो जा रहा है, बेटियों का रेप हो जाता है। और दारू का सप्लाई में, मैं कहां से हूं, मैं बिल्कुल बॉर्डर क्षेत्र से आता हूं, मेरे घर से 1.5 किलोमीटर पे बॉर्डर क्षेत्र एरिया है। पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे से दारू जाता है, सप्लाई होता है, और जो है सूखे नशे की चीजें जाती है। बिहार भ्रष्टाचार की तरफ है और उस पैसे के जो दारू का सप्लाई होता है सीधे और सीधे सत्ता के लोग जो बैठे हुए हैं उन तक जाता है। आप समझिए, आप जाले के अंदर देखिए, जाले के जो है विधायक, वो क्या किया उन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ना उनके बारे में चीजें बताना चाहूंगा। कोई कार्रवाई हुई उस पर? नहीं होगी कार्रवाई है। आप देखिए बिहार के अंदर विकास के नाम पे क्या हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था कहां है। मधुबनी जिले के अंदर देखिए, एक भी अच्छे कॉलेजेस नहीं है बिहार के अंदर। आज 2014 से आज तक है क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला कोई बिहार को? फला दे देंगे, 500 करोड़ दे देंगे, 600 करोड़ दे देंगे, बार मांगा जाता है। हसनूल जी, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं, मुझे बताइए कि सारी कमियां ही मौजूदा जो सरकार है उसी में है और सारी खूबियां के विपक्ष में ही है, क्योंकि आपने एक सिरे से यही सारी बातें बोली। मुझे लगा कि शायद ऐसा तो नहीं है ऑपोजिशन पार्टी में किसी नेता से जुड़े हुए आप हैं या किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। खैर, अगर उत्पल जी तक मेरी आवाज जा रही है और उनकी आवाज ठीक से हमें आ रही है तो उनसे बात कर लेते हैं। उत्पल जी, आवाज आ रही है आपको? तब जाइए। एक सवाल का जवाब का यही है लोकतंत्र में, ये एक अच्छा सवाल किया। उत्पल जी, हाँ, उत्पल जी से बात कर लेते हैं। एक सेकेंड हसनूल जी, आगे बोलिएगा, आप आगे बोलिएगा, मैं अभी उत्पल जी से बात कर लूं। उत्पल जी से बात कर लेते हैं। उत्पल जी चूंकि आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं और मुख्य विपक्षी पार्टी ही आरजेडी है और बहुत अग्रेसिवली और बहुत ही एक्टिव तरीके से अभी चुनावों को देखते हुए सक्रिय है भी। तेजस्वी एक के बाद एक बड़े बयान भी दे रहे हैं और जो आपराधिक घटनाएं हैं उन पर भी खुलकर सवाल पूछे जा रहे हैं। उत्पल जी, सबसे पहले दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि अगर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन यानी कि जो रिवीजन का काम है वो चल रहा है तो उससे आपको और ऑपोजिशन को दिक्कत क्या है? अगर वाकई इसमें कुछ ऐसे अवैध लोग जुड़े हुए हैं जो कि मुल्क के नहीं है, जो कि बाहर से आकर बस गए हैं, ऐसे डेटा मिले हैं? तो पहले आप क्या आवाज सुन पा रही है? उत्पल जी, रत्ना जी सुन पा रही है आप हमको? हाँ बोलिए। हाँ, तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये जो फर्जी वोटर की बात अभी आप पहले जो पहले आप कर रहे थे और पोद्दार जी भी कह रहे, तो पोद्दार जी तो बिल्कुल अपनी ही नाकामियों को खोल रहे हैं। 20 साल से सत्ता शासन में ये लोग हैं, केंद्र सरकार में 11 साल से हैं और बड़ी चीख चिल्लाकर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी पहले भी कहा करते थे बॉर्डर किसके हाथ में है, सीमाएं किसके हाथ में है, सीमा पार कैसे हो जाते हैं कोई बाहरी देश के लोग। तो जो लोग यही सब सवाल उठाकर सत्ता शासन में आए और आज वही ये बात उठा रहे हैं, तो ये तो इनके ऊपर ही कोई पट्टी खुल रहा है कि कैसे लोग प्रवेश कर गए, चाहे बांग्लादेश से प्रवेश किए, चाहे वो म्यांमार से प्रवेश किए, चाहे नेपाल से किए। रही बात राज्य सरकार की, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ के एकदम
सीओ के हाथ से कैसे लोग ये बनवा लेते हैं सब कुछ। और ये जो आधार कार्ड है वो भी घर में अपने से बहुत बार नहीं बनते हैं, सरकार और प्रशासन के ही सिस्टम के तहत बनते हैं। और बता दूं मैं आपको, इसमें आज पूरे अंगूठे का निशान, आपका पुदीना का जो रेटिना का जो बोलते हैं ना फोटोग्राफ, फोटो, और उसके अलावा दो डॉक्यूमेंट्स जो प्रक्रिया है आधार कार्ड बनाने का, सब जानते हैं। आधार जो है इन्हीं के सत्ता शासन में बना है, चाहे केंद्र सरकार में रही है और राज्य सरकार में भी निश्चित है। तो सारे चीज यही चला रहे हैं, सब इन्हीं के नियंत्रण में है। बावजूद इसके इतने बड़े फर्जीवाड़ा हो जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक एक जगह पे 5-5 हजार फर्जी मतदाता है तो बांग्लादेश, नेपाल और कहां से आए हैं। और अरिया फॉरवर्ड छात्रों किशनगंज, फुलवारी सहित सारा आपका यही दे रहे हैं। तो ये 5,000 के मत से जितने वोट जितने भी इनके विधायक जीते हैं, जो 5,000 के कम अंतर से जीते हैं, सबसे पहले तो इनकी ये विधायकी रद्द करें। क्या करिए, पार्टी वोटरों के द्वारा तो नहीं बनता है, कम से कम 5,000 के मत से जितने भी वोट और टोटल 12,000 का वोट जो है और जो एनडीए का जो वोट है उसके 12,000 का अंतर है पूरे बिहार में। और मैं कहता हूँ कैसे 50 सीट है जो 55,000 के नीचे के अंतर से जीते हैं, तो पहले ये फर्जी वोटरों से बने हुए विधायक प्रधानमंत्री त्याग पत्र थे, नीतीश कुमार जी त्याग, और उसके बाद ये लोग सारी जो प्रक्रिया बता रहे हैं उसको फ्रेश से करके पुनः चुनाव कराएं। यानी आप कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के साथ साथ तो लोकसभा चुनाव भी दोबारा कराने की नौबत आ गई है। राकेश पोद्दार जी, हाँ ठीक है, राकेश पोद्दार जी, जब ये मामला उठता है कि अवैध तरीके से अलग अलग देशों से लोग गैर मुल्क के होते हुए यहाँ बस गए हैं, यहाँ के पहचान पत्र बनवा लिए हैं, वोटर आईडी, आधार कार्ड, सब कुछ इनके पास में अवेलेबल है, जब ये सवाल पूछा जाता है राज्य सरकारों पर आता है, अगर वो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, फिर सवाल आता है कि भाई जो बॉर्डर एरियाज है वो तो केंद्र सरकार के अधीन में है। अब यहाँ मुझे बताइए, अगर गैर मुल्क के लोग आकर बस गए हैं तो जिम्मेदार कौन? आज ये जो वोटर लिस्ट को रिवीजन कराने में करोड़ों लोग, जैसा आप बता रहे हैं कि निकल रहे हैं गैर मुल्क के, ये सब होता कैसे है? देखिए रचना जी, सरकार की जिम्मेदारी होती है। इन्होंने कहा, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने, कि इन्होंने, राकेश जी ने बताया है, मैंने तो बताया कि फर्जी है, तो फर्जी को पकड़ रहे हैं, तो इसमें आपको क्यों डर लगता है? दोनों तरफ मत बोलिए, जीत भी मेरा, आपने अभी शुरू में बताया ना राकेश जी कि 2 करोड़ के करीब लोग हैं ऐसे, मैं ये पूछ रही हूँ इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ कैसे गए? मैं उसी बात को आ रहा हूँ कि मैंने बताया, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी सरकार है, मेरी सत्ता है, तो मेरी बताने की जिम्मेदारी है। ये कहते हैं कि बिहार में फर्जी वोटर नहीं है, चिल्ला का भी बोल रहे थे, आज 10 दिन से बयान दे रहे हैं, अभी भी इन्होंने कहा, तो किसने पकड़ा? इसी का नाम है सुशासन की सरकार, कि हम ही खुद पकड़ते हैं। सुशासन की सरकार आप कह रहे हैं, और अब देखिए बाकी जो 2 मेहमान है वो हंसने लगे। सुशासन की सरकार कैसे हो गई ये तो मुझे भी पूछना पड़ेगा। 11 दिन के अंदर 31 मर्डर हो गए हैं राकेश जी, ये बहुत सीरियस इशू है। सुशासन की सरकार कैसे हो गई? क्या इस तरीके से जंगल राज में सुशासन की सरकार का दावा आप कर रहे हैं? 24 घंटे में 4था मर्डर यहां पर हो गया है, आप सुशासन की बात कर रहे हैं। 11 दिन में 31 लोगों को हत्या कर दी गई, उनकी जान ले ली गई, आप सुशासन की बातें कर रहे हैं। सुशासन की डेफिनेशन आपकी नजर में क्या है? समझूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी मेहमान रहिएगा, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।